दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के वर्ष 2013 का हल, जो आगामी टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पीजीटी परीक्षा यानी प्रवक्ता परीक्षा 2013 के नागरिक शास्त्र का व्याख्यात्मक हल। देखिए आज का जो प्रश्न पत्र है 2013 का नागरिक शास्त्र का, इसका पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके बोदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बोदा, मार्क्स और हीगेल, हीगल, लासवेल और हस्टन, बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। दोस्तों ये ऐसा वर्ग है विचारकों का जो कि संप्रभुता की व्याख्या करने के लिए ये प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपा, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा? तो दोस्तों आपने हाब्स का समझौता सिद्धांत पढ़ते समय, सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ते समय आपने ये देखा था कि लोगों ने लेवायथन को अपने सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से लाक के विचारों को प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 1655 की हिंसक क्रांति, ऑप्शन बी है 1642 का गृह युद्ध, ऑप्शन सी है आपका 1650 की स्वर्णिम क्रांति और ऑप्शन डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो सही उत्तर है लाक के विचारों को प्रेरणा 1688 के स्वर्णिम क्रांति से मिली, जिसको कि गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो सही उत्तर है यूनानी नगरों का जो यह वाक्य व्यवस्था का, इस व्यवस्था का विवरण देता है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। दोस्तों प्राचीन यूनानी ये मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है। प्राचीन यूनान में राज्य सब कुछ था और राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं था, इसलिए वहाँ पे राज्य को एक सजीव प्राणी के तुल्य माना जाता था और भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य माने जाते थे। और इसीलिए प्राचीन यूनानी नगरों में ये माना गया है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो दोस्तों वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलैक्टिकल मेथड का प्रयोग हीगेल और मार्क्स ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि राज्य के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। तो राज्य के अनिवार्य हैं जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या, भूभाग। देखिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, तो ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसमें देखिए तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें जो प्रजातंत्र है ये राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि जो 3 अन्य तत्व हैं ये राज्य के आवश्यक तत्वों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान भी है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये रूसो का कथन है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। ऑप्शन है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, ऑप्शन सी है कि इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए और ऑप्शन डी है कि सभी कारागार तोड़ दिए जाए। तो व्याख्या के रूप में दोस्तों रूसो के इस कथन से ये अर्थ निकलता है कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था यानी जो नेचुरल स्टेज था उसमें भी स्वतंत्रता प्राप्त थी और सभ्य समाज में वह उससे वंचित हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, इस वाक्यांश का ये आशय होता है।
अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे? तो सही उत्तर है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी विचार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास क्या था? फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद जो है दोस्तों, ये धीमे धीमे आएगा। फेबियन समाजवादियों की ये मान्यता है कि उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और समाजवाद क्रांति के द्वारा नहीं, खूनी क्रांति के द्वारा नहीं, केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हेनरी डेविड थ्योरो का क्या विश्वास था? हेनरी डेविड थ्योरो का विश्वास था कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। थ्योरो जो था वो एक महान दार्शनिक था। उसका मानना था कि आत्मा की आवाज़ जो है या अंतरात्मा की आवाज़ राज्य के आदेश से सर्वोच्च होती है। और महात्मा गांधी दोस्तों हेनरी डेविड थ्योरो के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य क्या है? तो दोस्तों यह वक्तव्य प्रमुखतः सत्य है, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और जो है अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या होगी? तो सही उत्तर है, माओ जो है ये चीन की क्रांति में उसने ये माना कि कृषकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो सही उत्तर है, मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत और उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद। तो दोस्तों लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? तो सही उत्तर है, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो सही उत्तर है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, पाशविक, निंदनीय और अल्पकालिक था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वायत्त होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो सही उत्तर है आदर्शवादियों का। आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं और ये विचार प्रत्यक्ष रूप से राज्य के आंगिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यह उसकी मान्यताओं से निकट से जुड़ा हुआ है। तो स्वायत्त सिद्धांत का जो विचार था ये आदर्शवादियों का था। अगला प्रश्न है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का ऑप्शन ए है विरोधी है, ऑप्शन बी है समर्थक है, ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, न तो विरोधी है न समर्थक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जो बहुलवादी है वो बहुलवादी इस दावे को स्वीकार नहीं करते कि राज्य की संरचना के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य है। तो जो बहुलवादी हैं वो एकत्ववादी, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है आपके दार्शनिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है समाजशास्त्री। तो सही उत्तर है दोस्तों मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो को राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्री उपागम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का विचार था कि समानता या सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की
स्थापना होगी। और मार्क्स का उद्देश्य था कि पूंजीवाद की जगह समाजवाद की स्थापना करना है। इसमें हर एक को अपने कार्य के अनुसार की जगह हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। इससे सत्ता तो रहेगी लेकिन शक्ति लुप्त हो जाएगी, प्रशासन रहेगा लेकिन राज्य लुप्त हो जाएगा। तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, ये मार्क्स के चिंतन का जो है उच्चतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये टी.एच. ग्रीन का विचार है। और टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था और आदर्शवादी विचारकों का मानना था कि दोस्तों, शक्ति नहीं, कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो दोस्तों, स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में कार्यों का विभाजन स्व-विषयक और पर-विषयक रूप में किया है। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन महत्वपूर्ण विचारक जेलिनेक का है, जो ये मानते हैं कि संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है। अगला प्रश्न है, किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं दोस्तों, उत्तरजीविता या योग्यतम की उत्तरजीविता, और उनका ये मानना है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सही उत्तर है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ये व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायसी ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की थी? तो सही उत्तर है डायसी का नाम रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन से जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का अर्थ ये है दोस्तों कि किसी देश के शासन का संचालन विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो सही उत्तर है लॉक का जो समझौता सिद्धांत है उसमें लोगों ने इस कारण समझौता किया था क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। और प्राकृतिक अवस्था में ही लॉक मानता है कि व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार थे, उसमें जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में था और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सही उत्तर है दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और उसका सर्वोच्च सिद्धांत था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अगला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा जा चुका है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है हेराल्ड जोसेफ लास्की जो हैं वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकें हैं एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड द स्टेट थियरी एंड प्रैक्टिस एंड अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयं के शरीर पर, मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जिसका मानना था कि स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो सही उत्तर है राजनैतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश यानी देखिए इनपुट, आउटपुट और फीडबैक जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में होता है। अगला प्रश्न है, द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों लेकिन आकर्षक होते हों। तो ये पुस्तक है द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, ये जॉर्ज सोरेल की पुस्तक है। उसमें उसने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से अवश्य प्रभावित होते हैं जो असत्य हों लेकिन आकर्षक होते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया है?
तो सही उत्तर है डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किया है। क्रोपोटकिन जो है एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक हैं। उन्होंने म्यूचुअल एड नामक अपनी कृति में डार्विन के विकास सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। सही उत्तर है दोस्तों ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में। इसके अलावा जॉन रॉल्स की अन्य कृतियां हैं पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन और जस्टिस एज फेमस एंड देखिए द लॉ ऑफ पीपल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो सही उत्तर है सिंडिकेलिज्म में दोस्तों श्रमिक संघवाद और व्यापक हड़ताल पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन है आपके हेराल्ड लास्की, लासवेल, चार्ल्स बेल और डेविड ईस्टन। तो सही उत्तर है डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन की सूची पद्धति में मुख्यतः किसको लाभ होता है? ऑप्शन है धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूह और दलों को, श्रमिक संघ के निर्दलीय प्रत्याशियों को। तो दोस्तों निर्वाचन की जो सूची पद्धति है उसमें समूहों और दलों को सर्वाधिक लाभ होता है और इस प्रणाली में चुनाव समूह और दलों के आधार पर होता है, इसलिए व्यक्ति के आधार पर नहीं। इस कारण से इसमें दल और समूहों को ज़्यादा लाभ होता है निर्वाचन की सूची प्रणाली में। अगला प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है, प्रश्न ऐसे पूछता था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या आनुपातिक मत प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर था थॉमस एयर। अब की उस प्रश्न को पलट दिया है कि थॉमस एयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है? तो ये है दोस्तों आनुपातिक पद्धति से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी सीनेट विधायिका का ये है ऊपरी और प्रबल सदन है। तो सही उत्तर है दोस्तों अमेरिकी सीनेट जो है विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। अमेरिकी जो व्यवस्थापिका है या संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। इसके 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन है और निम्न सदन रिप्रेजेंटेटिव सभा है। तो दोस्तों सीनेट की महत्ता को देखते हुए सीनेट को विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी व्यवस्था। तो दोस्तों फ्रांसीसी व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं कि यह शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और ना ही शुद्ध संसदीय ही है। तो सही उत्तर है फ्रांसीसी व्यवस्था में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रणाली के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सही उत्तर है अबाडी अधिवेशन 1955 में। ये कांग्रेस का 60वां अधिवेशन था जो तमिलनाडु के अबाडी में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता भरत कुमार ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू के प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो सही उत्तर है स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो सही उत्तर है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संविधान में वर्णित है और अधिनियम विधि द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? तो सही उत्तर है आप हमेशा पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था से किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो सही उत्तर है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर संथानम और बोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का स्थान भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने लिया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है एडवोकेट जनरल। केंद्र सरकार का जो विधिक सलाहकार है अटॉर्नी जनरल होता है और राज्य सरकार का विधिक सलाहकार एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो ये हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के विधायी अधिकार को संसद को सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित कर दिया गया था? तो सही उत्तर है संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को वहां से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा कार्यकाल है? तो दोस्तों ये है वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति। ये प्रश्न पुराना था। बराक ओबामा राष्ट्रपति के रूप में द्वितीय बार 2 कार्यकाल रहे हैं, तो सही उत्तर द्वितीय हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं कि नया चुनाव हो गया है, नया निर्वाचन हुआ है और जनवरी में जो है नए राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करते हैं। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि USA के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? USA के न्यू राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है संघीय व्यवस्था में जो विशेषताएं होती हैं, संविधान सर्वोच्च होता है, लिखित संविधान होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, इसके अलावा शक्ति का विभाजन। तो लिखित संविधान और शक्ति विभाजन ये संघीय संविधान में बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों कि जो निहित शक्तियां होती हैं अमेरिकी संविधान में, उसमें ये व्यवस्था है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा निहित शक्तियों का अर्थ संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जिसका कि उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? गैरीमेंडरिंग। दोस्तों अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने का जो कार्य है उसको गैरीमेंडरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, तो ये मुख्यतः कार्यकारी शक्तियां होती हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्वेंशन काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो सही उत्तर है अमेरिकी दल और चुनाव से कन्वेंशन काकस और प्राइमरी संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वोट देने का अधिकार क्या है? तो वोट देने का अधिकार सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार? तो सही उत्तर है कि जो वोटिंग या वोट देने का अधिकार दोस्तों ये एक राजनीतिक अधिकार है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकार। तो वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये सभी पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है।
अगला प्रश्न है कौन सा वर्ग षाड्गुण्य का भाग नहीं है। देखिए ऑप्शन है आपके संधि और विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संधि, षड्यंत्र और पंचशील। तो सही उत्तर है षड्यंत्र और पंचशील। ये षाड्गुण्य सिद्धांत यानी राज्य के विदेश संबंधों के संचालन में जो 6 नीतियों का विवरण है उसमें षड्यंत्र और पंचशील शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया था। तो सही उत्तर है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ इसने सबसे पहले गणतंत्रवाद का नारा बुलंद किया था और चर्च की तुलना में राज्य को सर्वोच्च माना था। और मार्सिलियो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया था। उसी प्रकार रूसो ने भी लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। इस उद्धरण के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक दोस्तों अरस्तु है। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में इस कथन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है। तो ऑप्शन है साम्राज्यवाद, नगर राज्यों का विनाश, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं का शोषण और पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का। तो सही उत्तर है प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति संबंधी साम्यवाद का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है। तो सही उत्तर है अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है और यह लाभप्रद भी है। और तत्कालीन समय में अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक और लाभप्रद माना है। लेकिन अरस्तु के अनुसार ये जो दास प्रथा है वो नैतिक जीवन की सिद्धि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक किस तत्व की उपेक्षा करते हैं। ऑप्शन है धानवन, बी उदासीन, सी है मित्र और डी शत्रु। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन की जो है वो उपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों 7 चीज़ें शामिल हैं। स्वामी अमात्य जनपद, दुर्ग दंड कोश और मित्र। तो दोस्तों सामंत और गुरुकुल जो हैं इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को लागू करने पे क्या होगा। तो दोस्तों अरस्तु की नागरिकता की धारणा यदि लागू कर दी जाए तो केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी नहीं। अरस्तु प्लेटो के समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है और वो ये मानता है कि वही व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व ये जो है विकास का परिणाम है। अरस्तु मध्यम मार्गी विचारक है और राज्य को वो विकास का परिणाम मानता है। अगला प्रश्न है किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन है आपके उद्यमिता, ऑप्शन बी क्षुधा या उत्पादन, शौर्य और विवेक। तो उद्यमिता को जो है प्लेटो ने सर्वाधिक महत्व नहीं दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटेन की छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है जिसको कि शैडो कैबिनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ शब्दावली हैं। फाली, 60 लाख और हिंस क्या हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों फाली, 60 लाख और हिंस इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः कैसी है। तो ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या है। तो ब्रिटिश सम्राट इसलिए कोई गलती नहीं करता है क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। ब्रिटिश सम्राट कोई भी जो कुछ काम करता है वो ठीक ही करता है और उसके किसी भी कार्य में कोई गलती या त्रुटि नहीं होती है। वो कानून से ऊपर होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो योजना आयोग दोस्तों एक स्टाफ है और रेलवे एक सूत्र संस्था है। तो सही उत्तर है योजना आयोग को स्टाफ अभिकरण और रेलवे को सूत्र संस्था माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? तो हैंस जे मार्गेनथाउ दोस्तों पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इन वार एंड पीस इस पुस्तक के लेखक हैं और मार्गेनथाउ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी? तो सही उत्तर है पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व, ये शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी थी। अगला प्रश्न है, किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। ये प्रश्न दोहरा रहा है, पिछली बार भी ये परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो ये था एचिसन प्रस्ताव 1950, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लाइफ, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अगला प्रश्न है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमत दिया है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर भारत ने सहमति दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की रचना है दोस्तों। तो सही उत्तर है डेनियल बेल। एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के अंत का प्रतिपादन डेनियल बेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जाता है? तो ये है लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस को संयुक्त राष्ट्र का परवर्ती संगठन माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो मैक्स वेबर में चमत्कारी नेतृत्व या करिश्मेटिक सत्ता का जो प्रतिपादन है वो किया है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, चमत्कारिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन क्रमशः किन नगरों में आयोजित किए गए थे? तो सही उत्तर है लुसाका में 1970 और अल्जियर्स में 1973 में। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्यों? क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अधिक हानिकारक होगा, इसलिए जो बैलेंस ऑफ पावर है ये बैलेंस ऑफ टेरर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक शस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या था? तो ये था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का शस्त्रीकरण कार्यक्रम, इसका संबंध रीगन के स्टार वार कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की है? तो सही उत्तर है मिलोवनजिलास। मिलोवनजिलास ने ये व्याख्या की है कि साम्यवादी राज्य में एक नया वर्ग अस्तित्व में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार। तो सही उत्तर है फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की है। वो कहता है कि इतिहास का अंत हो गया है नवीन व्यवस्था में और पश्चिमी उदारवाद की या पश्चिमी पूंजीवाद की निर्णायक विजय हुई है और साम्यवादी धड़ा धराशायी हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया है? ऑप्शन है आपके कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो है ये अंबेडकर की कृति नहीं है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, ये सभी अंबेडकर की कृतियां हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो ईरान जो है इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं है, जबकि सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अगला प्रश्न है जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो अब देखिए चीज़ें बदल गई हैं। वर्तमान में कमला हैरिस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के किस विचार में भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ। तो ये था समग्र क्रांति का आंदोलन। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति हुई थी या संपूर्ण क्रांति, जो एक बड़ा जन आंदोलन था और बाद में आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने किन संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में त्रुटि की है। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या की है और उसने ये माना कि अमेरिका जो है ब्रिटेन का जो शासन व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, जबकि अमेरिका की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, ब्रिटेन की नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक अमर्त्य सेन हैं, AK सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो जिम्मी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा शून्य आधार बजट को लोकप्रियता हासिल हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। तो नाटो के गठन को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा, जबकि निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी और अमेरिका की वियतनाम से वापसी ये तनाव शैथिल्य या डिटेंट से संबंधित हैं, जबकि नाटो की स्थापना साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए शीत युद्ध के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम आईसिस या आईसिल में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षरों में IS और IL का अर्थ क्या है। तो दोस्तों IS का अर्थ है इराक और सीरिया और IL का अर्थ है इराक एंड लीवेंट। अगला प्रश्न है लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया। तो आयरन कर्टेन दोस्तों, ये चर्चिल द्वारा फुलटन भाषण में ये शब्द प्रयोग में लाया गया था, लौह आवरण या आयरन कर्टेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण IAEA ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था। तो ये 1971 के पूर्व और 5 मार्च 1970 से ये संधि लागू हुई थी। अगला प्रश्न है चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी। तो ये था दोस्तों लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। अगला प्रश्न है सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के बाद व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा। तो ये शब्द सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, इस अवधारणा का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पार्किंसन का विचार ये है दोस्तों कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार संधि की रचना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बिखराव और सोवियत संघ का पतन। तो सही उत्तर है सोवियत संघ का पतन 1991 में हुआ था और इस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है बराक ओबामा की नीति या बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता था। तो पिवट टू एशिया पॉलिसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम से जुड़ा हुआ है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के नाम से या साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी जो है ये फ्रेडरिक टेलर इससे संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पॉलिटिक्स
हु गेट्स व्हाट्स एंड हाउ, ये हेराल्ड लासवेल की कृति है। दोस्तों हेराल्ड लासवेल राजनीति में शक्तिवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के खुफिया संगठन आईएसआई का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, ये कथन आप जानते हैं लॉर्ड एक्टन का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटेलवाद का इनमें से संबंध किससे है? विटेलवाद का संबंध दोस्तों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पद्धति से है। ये लोक प्रशासन का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस मूर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो मार्क्सवाद पढ़ते समय थॉमस मूर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन का नाम आता है और ये सब यूटोपियन समाजवादी या स्वप्निल समाजवाद से संबंधित विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये है सही उत्तर कि प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों के समूह जो है, ये फासिज्म शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है वो इटालियन शब्द फैसियो से हुई है। इसका अर्थ होता है डंडों का गट्ठर। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का सर्वाधिक महत्व है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 जो है दोस्तों, ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है कि किसी भी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर इसका सामना करेंगे। अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था याल्टा सम्मेलन 1945। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार क्या हैं? तो दोस्तों शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पसमर्गा और मुशर्रा फ्रंट क्रमशः क्या हैं? तो याद रखिएगा, पसमर्गा और मुशर्रा फ्रंट क्रमशः कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। कुर्द और असद विरोधी लड़ाके पसमर्गा और मुशर्रा फ्रंट हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व क्या है? तो सही उत्तर है वैधता। वैधता जो है वो शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? तो सही उत्तर है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी सार्क की तुलना निम्नलिखित में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो गतिविधियों के संदर्भ में जो सार्क है उसकी तुलना दोस्तों नाटो से नहीं की जा सकती है, क्योंकि नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जबकि सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ ये आपसी जो है सामाजिक आर्थिक संबंधों की वृद्धि के लिए ये संगठन बनाए गए हैं, जबकि नाटो की स्थापना सैन्य गठबंधन के रूप में की गई है। 2013 का प्रवक्ता परीक्षा जो था दोस्तों नागरिक शास्त्र का, उसका अंतिम प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ था? तो सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद आत्मनिर्णय की अवधारणा जो है इसका प्रयोग किया गया। और इसका अर्थ ये होता है, आत्मनिर्णय की अवधारणा का अर्थ ये होता है कि कोई संप्रभु देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है और किसी के अधीन नहीं है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के 2013 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के बीच में आपको एक प्रश्न दिया गया है करेंट अफेयर से संबंधित, उसको प्रश्न को फिर से दोहरा दे रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।